नाजनी निगाहों से ना देख, नाजनी निगाहों से ना देख, हम दरिया पे नहा के आए हैं। हवा क्या धूल क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा। हम तूफानों से टकरा के आए हैं। हम सपनों को सच में बदलने के लिए तो हम अपनों को मुकेश महेंद्र एजुकेशन से जोड़े हैं। नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की मैराथन क्लास नंबर रहने वाली 1। ठीक है, फर्स्ट मैराथन क्लास है और पेपर में छपने वाले प्रश्न देखने वाले दोस्तों। और मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, मेरी मैराथन क्लास 5 या 6 क्लास से आएगी बोर्ड पर, उसको आप अटेंड कर लेना। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा दोस्तों, पेपर यही से छपेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ठीक है, और आप चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, आप सभी हमारे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए और एक एक क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन आएंगे तो यही से आएंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी इसी प्रकार से बने रहना। प्रमुख आपके सामने देख सकते हो। अब आप कह रहे कि भैया हमारे हाफ ईयरली एग्जाम भी आ गए हैं, कई के तो हो गए होंगे हाफ ईयरली एग्जाम और कई चल रहे हैं। तो दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट करना, आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जिसमें खाली स्थान की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, खाली स्थान को भरना है दोस्तों। और प्रमुख ये देखो क्वेश्चन है। अब यहां पर तो ये क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक्सप्लेन करूंगा इन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको पूछा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ। आपको पता होगा बर्लिन की दीवार सब जानते हैं दोस्तों, सबको पता है बर्लिन की दीवार निर्माण कब हुआ था, 1961 में। याद रखना। ठीक है, पुष्पा को याद है दोस्तों, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ। तो आप सभी ने याद रखना अच्छे से। ठीक है, याद होगी ना सबने, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, 1961 में। पुष्पो सो रही हो, नींद में सो रही हो, अगर पूछे बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ तो याद रखना 1961 में निर्माण हुआ। ठीक है, चलो तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। अब इस प्रश्न से क्या काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप कहेंगे और बताओ, तो साला पुष्पा और बताएगा दोस्तों। याद रखना, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में और बर्लिन की दीवार का निर्माण तो 1961 में हो गया। तब ये कब गिरे गई। ठीक है, अब नीचे गिरे भी तो है दोस्तों, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। याद रखना कब गिरे गई है, 9 नवंबर 1989 आपको लिखना है कि 9 नवंबर 1989 को जो है बर्लिन की दीवार गिराई गई दोस्तों। निर्माण 1961 में, 1989 में गिराई गई। अब याद रखना कि ये जो बर्लिन की दीवार है, ये बर्लिन की दीवार, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर। और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बर्लिन की जो दीवार है वो किसका प्रतीक है। तो दोस्तों ये जो बर्लिन की दीवार है ये शीत युद्ध का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शीत युद्ध का। याद रखना, कई जगह हमें ऐसे भी लिखा मिलता है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको पता होगा शीत युद्ध पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच ही हुआ, जिसमें हम बात करते हैं पूंजीवादी दुनिया अमेरिका को कहा गया और साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ को कहा गया। इसलिए हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि जो है शीत युद्ध का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। तो याद रखना, एक एक प्रश्न याद रखना अच्छे से दोस्तों। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, तो बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। 1989 ने क्या हो तो 1990 में गिराई गई। ठीक है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है, तो शीत युद्ध का प्रतीक है। ठीक है, होगी बात, याद होगी ना। शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको बताए दोस्तों, अच्छे से मैंने आपको अच्छे से प्रश्न बताए हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न आवे लो और गलत हो गया तो फिर दोस्तों ऐसे मत कहना कि मेरे गलत हो गया। ऑनलाइन मुर्गा मर जाना दोस्तों, अगर इस प्रकार से कहते हो तो ऑनलाइन मुर्गा बना दूंगा मैं। ठीक है, साप्टा किससे संबंधित है, साप्टा देखिएगा दोस्तों। साप्टा, ये जो साप्टा है ये कम नहीं है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, प्रश्न पूछा जाता है हमें। तो ये संबंधित है सार्क से। किससे संबंधित है, सार्क से। अब ये क्या है, सार्क। ओहो, सार्क दोस्तों याद रखना। सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा कि साप्टा किससे संबंधित है, तो पुष्पा ने बताया कि ये सार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, सार्क से। तो याद रखें कि ये जो साप्टा है ये कब लाया गया था, 2002 में लाया गया था।
ये साप्टा कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। और इस साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए। ये साप्टा कब लागू हुआ? 2006 में, 1 जनवरी 2006 को साप्टा को लागू किया गया। साप्टा की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, ये साप्टा की फुल फॉर्म है। साप्टा की बात करें तो ये जो साप्टा है, देखिएगा साप्टा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक कम कर दिया जाएगा, ये इसका प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है। ठीक है, अब ये जो साप्टा है ये सार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सार्क से। किससे संबंधित है? सार्क से। ये जो सार्क है इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, किसका पूरा नाम है? सार्क का। साप्टा का क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साप्टा का है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का है। अब सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, बिल्कुल याद हो रहा है दोस्तों। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, अब की बार दावा ठोक कर कहता हूं, प्रश्न गलत नहीं होगा। आप मेरे साथ मैराथन क्लास को अटेंड करते रहना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन तो आपके सामने छपे हुए हैं, लेकिन इसके तहत ही मैं आपको कितने क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको आप नोट करते रहना अच्छे से। ठीक है, आगे देखिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्क में कितने सदस्य हैं, तो सार्क में 8 सदस्य हैं। और प्रश्न क्या पूछा जाता है आपको पता है? पुष्पा को साले को एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों 2 साल से। देखो सार्क का सदस्य दोस्त, सार्क में 8 सदस्य हैं, जिसमें जो अफगानिस्तान है वो 2007 में जो है वो सार्क का सदस्य बनता है, याद रखना। ठीक है, चलो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो सीधा सो याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका संबंध किससे है? तो देखो ऑपरेशन में देखो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ओपे पे से क्या हो गया? पंजाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना पंजाब से है। ऑपरेशन देखो दोस्तों, ऑपरेशन तो ओपे पे से पंजाब। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से, आप याद रखना। ठीक है, चलो रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? बताओ, रूस में समाजवादी क्रांति हुए। ठीक है दोस्तों, नींबू है, देखो हमारे नींबू। ठीक है, नींबू। तो देखिएगा रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917, आपको याद रखना है। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? 1917 में। अब डायरेक्ट प्रश्न पूछिए कि रूसी क्रांति कब हुई, तो भी 1917 ही करना है। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति जब हुई तो रूसी क्रांति के नायक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। रूसी क्रांति के नायक, अगर आपको पूछा जाए कि रूसी क्रांति के नायक कौन है, तो याद रखना लेनिन। 1917 से 1924 तक ये शासन करते हैं। रूसी क्रांति के नायक है लेनिन। लेनिन रूसी क्रांति के नायक कौन है? लेनिन। याद रखना, रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी और इसके नायक है लेनिन। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, याद रखना। रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। आपको पूछा जाएगा कि रूसी मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? रूसी मुद्रा का नाम तो रूस है रूबल। याद रखेंगे अच्छे से, रूस है रूबल। ये जो रूबल है, रूबल, ये रूबल दोस्तों रूस की मुद्रा है। जिस प्रकार हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान अपने अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिका की मुद्रा का नाम है ड्यूमा। सॉरी मैं भूल गया। अमेरिका के तो डॉलर है ना, डॉलर है दोस्तों, अमेरिका तो डॉलर है। ड्यूमा तो रूस की संसद है, याद रखना। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, ड्यूमा दोस्तों, ये रूस की संसद का नाम है। तो मैंने यहाँ पर कितने क्वेश्चन बताए? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूसी संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और रूस की समाजवादी क्रांति 1917 में हुई। तो रूसी क्रांति का नायक कौन है? लेनिन। हो गया याद? चलो दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको बताए दोस्तों। बताओ क्लास क्या लाग रही था ना? अच्छी लाग रही नहीं लाग रही है? बिल्कुल सबने लाग रही है। अब देखो आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खालिस्तान को जल्दी भरो दोस्तों, खालिस्तान को। अब देखो, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। कब हुई थी इसकी स्थापना?
इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके स्थापना के 6 दिन बाद भारत क्यों मूवी संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य बहनों का मन बनाओ, बिल्कुल क्यों बना दे तू भी आजा। तो दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। दोस्तों याद रखना, यही संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, यूएनओ। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसके प्रमुख 6 अंग हैं दोस्तों, 6 अंग अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन भी है मेरे हिसाब से, ये रहा देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी चर्चा करेंगे आगे। ओके चलो, भारत ने सन खालिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। अब भारत पहला परमाणु परीक्षण करे दोस्तों, कब करे? याद रखना, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था कब? मई 1974 में। याद रखना, भारत ने कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, ये दूसरे देश जो है बार बार बम फोड़ते हैं, तो हम भी तो कुछ करेंगे यार हमारी सुरक्षा के लिए। तो भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया दोस्तों 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1974 में। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया था 1998 में। कहां किया था? पोखरण, जैसलमेर के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर है। ठीक है, पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। पहला भी वही किया था, पोखरण में दोस्तों, याद रखें। ठीक है चलो, पाकिस्तान के मैं भी परमाणु परीक्षण किए रहा यार, भारत यार तो आगे निकल जाए मारो यार, मैं भी परमाणु परीक्षण किए रहूं। तो पाकिस्तान भी करे 1998 में, यानी भारत ने अपना दूसरा परमाणु 1998 में किया, तो पाकिस्तान भी 1998 में करता है, चगाई की पहाड़ियों में। ठीक है चलो आगे बात करें। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए। किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो आपको पता होगा, सिंधु जल संधि। कौन सी संधि थी? सिंधु नदी को लेकर थी दोस्तों, सिंधु जल संधि। याद रखें, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखना, सिंधु जल संधि पर। सिंधु जल संधि कब हुई? 1960 में। कब हुई? 1960 में। याद रखियो, ठीक है, याद हो रही है सबने? चलो, इसके बाद हम बात करते हैं विश्व बैंक। दोस्तों बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो सिंधु जल संधि है ये किसने करवाई? तो विश्व बैंक ने करवाई थी दोस्तों। कब? 1960 में। किन देशों के बीच ये सिंधु जल संधि हुई? भारत पाकिस्तान। और ये जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल, चलो आगे बात करो आगे। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने दोस्तों खालिस्तान आयोग की सिफारिशों को लागू किया। किस आयोग की सिफारिशों को लागू किया? जल्दी बताओ। वही दोस्तों मंडल आयोग। याद रखें, बहुत अच्छा आयोग है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, और ओबीसी को 27% आरक्षण की इसमें बात भी होती है दोस्तों। याद रखना, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कांसीराम। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम। याद रखना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों, ये तो थे एक नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खालिस्तान ने परा भरो। अब देखो आगे तीसरा क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, याद रखा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल वो अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसकी स्थापना हुई क्योटो प्रोटोकॉल की। ठीक है, अब ये क्योटो प्रोटोकॉल में आपको ये याद रखना है कि ये किस देश से प्रारंभ हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत, ये अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इसकी शुरुआत जो है वो किस देश से होती है? तो याद रखियो, जापान। वही जापान दोस्तों, देखो काटो पान बना दियो दोस्तों। अमेरिका जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता, आपको पता होगा। तो वही जापान से इसकी शुरुआत हुई क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत कब हुई यार? मन पत्तो कोनी मन बेरो कोनी। 1997 में दोस्तों, याद रखना, इस क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। कहां से होती है? जापान से होती है। ये क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत यार 1997 में हुई, तो ये लागू कब हुआ? याद रखना दोस्तों, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया।
2005 में इस क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया दोस्तों। और याद रखें क्योटो प्रोटोकॉल का भारत भी सदस्य बने दोस्तों। भारत के यार मैं भी क्योटो प्रोटोकॉल का सदस्य बनूं तो 2002 में दोस्तों भारत इसका सदस्य बन जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का भारत सदस्य कब बनता है? 2002 में। ठीक है, इधर यूएनओ का सदस्य कब बनता है भारत? संयुक्त राष्ट्र संघ का 30 अक्टूबर 1945 को, वो भी याद रखना। चलो ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में लिखिएगा। अब क्या है ऑपरेशन फ्लड दोस्तों? अभी हमने बात की थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम है दोस्तों। अब देखो ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कह सकते हैं कि ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। और दोस्तों ये कार्यक्रम है और मैं पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से देखो 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन है? जनक तो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ये भी याद रखना। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपको और अच्छे से देखना है। और हाँ दोस्तों हमारी बात सुन लो, ध्यान लगाना। ठीक है, देखो दोस्तों यानी आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान 2 बुक हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, दोनों बुकों का अगर आप नोट्स चाहिए, आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में चैप्टर वाइज मिलेंगे। मेरे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ, इसकी प्राइस है 50 रुपये। 50 रुपये में दोस्तों पूरी बुक मिल जाएगी आपको। कहने का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक के नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की सीरीज खरीदना चाहते हैं, सीरीज, तो उसकी प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, सीरीज किस किस की तैयार है? पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, इसके अलावा अपने हिंदी और भूगोल, इन तीनों की सीरीज तैयार है। प्राइस 30-30 रुपये है। बाकी भूगोल की नोट्स बुक चाहिए तो 50 रुपये मिलेगी, साथ ही हिस्ट्री की चाहिए तो 50 रुपये मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट तैयार है दोस्तों। आप मैसेज हमें कर सकते हैं। बाकी मैंने यूट्यूब पर भी फ्री करवा रखे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, वीडियो के रूप में। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। चलो पृथ्वी पर्श क्या अभिप्राय है? संक्षेप में लिखो। पृथ्वी पर्श, वही पृथ्वी पर्श है दोस्तों, एक विशेष अधिकार। पृथ्वी पर्श का अर्थ है विशेष अधिकार, यानी राजा महाराजों को मिलने वाली एक विशेष अधिकार या विशेष धनराशि को कहते हैं पृथ्वी पर्श। तो ये भी याद रखें, अच्छे से पूछा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर विचार व्यक्त कीजिए। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताओ बता 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 जल्दी बता। पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई? आवे कौन नहीं, ये क्यों नहीं आवे? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। याद नहीं कर रही हो यार तुम्हें, बढ़िया कर दो। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 याद रखो। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इधर तो लिखूं मैं फर्स्ट और इधर लिखूं सेकंड। देखिएगा दोस्तों, ये तो है पहली पंचवर्षीय योजना, ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, यानी 5 वर्षों के तक चलती है दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना। आ रही बात समझ में? तो ये याद रहना। पहली पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री कौन थे? पी.सी. महालेनोबिस। और पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया? कृषि पर बल दिया गया दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? उद्योगों पर बल दिया गया। तो ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये भी पंचवर्षीय योजना से पूछा जा सकता है, याद रखें। सुरक्षा परिषद के कार्य लिखो। सुरक्षा परिषद, और वो भी कार्य बताना दोस्तों कि सुरक्षा परिषद के कई कार्य हैं। चलो दोस्तों बात करूं सुरक्षा परिषद की ही। चलो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, क्या नाम है? सुरक्षा परिषद कार्य। दोस्तों देखिएगा, ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं? इसका साथी बात करा तो दोस्तों 15 सदस्य हैं, याद रखना। 15 इसमें सदस्य हैं। अब 15 सदस्य के माने अलग अलग बताओ, ठीक है। टुकड़ा में बांटो, यानी फटाफट दोस्तों मैं फटाफट बांटूं। 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 तो है स्थायी सदस्य, 5 है स्थायी सदस्य और 10 है अस्थायी सदस्य दोस्तों, याद रखना। और जो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में वो दोस्तों जिनको वीटो पावर मिला हुआ है 5 देशों को, आपको पता है 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? ABCD आवे कौन है? मैडम जी पढ़ावे कौन है? ABCFR दोस्तों, याद रखना। ABCFR दोस्तों, ये प्रमुख 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य है जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया? इसे रूस ने किया। सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया? चीन ने किया,
ठीक है, तो याद रखियो। रूस ने 135 बार किया, चीन ने 11 बार ही किया। ओहो, आगे बात करो यार, हमारे समझ में आगे चलो। तो मैं बता दूं दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी या 10 अस्थायी। 10 जो अस्थायी सदस्य थे वो प्रति आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे। ठीक है, चलो। और मैंने कहा पूछो है, मैंने पूछा सुरक्षा परिषद के कार्य लिखो, अब कार्य बताओ, इसके कार्य क्या है। तो दोस्तों इसके प्रमुख कार्य हैं देशों के बीच सुरक्षा स्थापित करना, शांति बनाए रखना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधि तथा सुरक्षा बनाए रखना, और जो शांति भंग करता है, ठीक है, तो शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, यही प्रमुख इसका कार्य है दोस्तों, याद रखना। साला पुष्पा तो सबको याद रखता है दोस्तों, देखिएगा। तो ये हमने प्रमुख ये क्वेश्चन देखे। अब आगे देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ओ हो गजब को यार, थू का गजब करे। द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रश्न पूछा जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत तो याद रखना, ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। याद रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था, और इसके तहत इंडिया जो है वो 2 कौमों का देश था। ठीक है, इसने अलग देश की मांग की दोस्तों। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। तब अपने कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग का भी विरोध किया, नहीं अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो याद रखना, मुस्लिम द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ये पूछा जाता है प्रश्न, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत वाला। इसके तहत जो है वो इंडिया को 2 ग्रुपों के अंदर बांटा जा रहा था। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक थेरेपी। शोक थेरेपी का अर्थ लिखिएगा। पहले तो पोटान टावरा क्या करें, फिर ठोके गए, नहीं समझ में आई। चलो, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शोक थेरेपी का अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, पहले तो चटड़ा मारा, धा धड़िंग धा धड़िंग चट धा धड़ धा, पहले तो चाटा मारा है, फिर क्या आदर बच्चा आजा आजा चाटा लग गया गलती से, ऐसा नहीं। तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। आपको पता होगा सोवियत संघ का पतन कब होता है? 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ चालते रहे, पतन हो जाए सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 को। अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे सोवियत संघ के। तो सोवियत संघ के पतन के बाद क्या होता है? जितने भी जो साम्यवादी देश थे वो क्या अपना लेते हैं? पूंजीवाद को अपना लेते हैं। तो ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण, साम्यवाद की तरफ पूंजीवाद की ओर जाना, साम्यवाद को छोड़ना और पूंजीवाद में मिल जाना, ये कहलाया शोक थेरेपी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। शोक थेरेपी के परिणाम भी पूछे जाते हैं, शोक थेरेपी के बदलाव क्या किया है वो भी पूछे जाते हैं। मैं करवाऊंगा दोस्तों एनसीईआरटी पर, आज मोस्ट क्वेश्चन ये भी चल रहे हैं। तो अभी 5 या 6 मैराथन क्लास लगाऊंगा, आप अच्छे से मेरे साथ बने रहना। ठीक है, और दोस्तों ठान लो अब की बार पूरे 100 में से 100 हैं, साथ साथ में तैयारी करते रहना दोस्तों। ठीक है, कितने भी होशियार हो या डपोड़ हो, सबको लेवल समान हो जाए दोस्तों अगर मेरे साथ वीडियो अटेंड करते हैं समय पर। सिंडिकेट किसे कहते हैं? सिंडिकेट, ओहो सिंडिकेट दोस्तों, सिंडिकेट को नाम समझ लेना दोस्तों। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप, ताकतवर नेताओं का एक समूह, उसको कहा गया था सिंडिकेट। और सिंडिकेट जो है वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंडिकेट चाह रही थी कि भाई अगर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो इंदिरा गांधी कुछ काम जानती नहीं है, इसको मेरे सलाह पर, यानी सिंडिकेट सोच रही थी कि हमारे सलाह पर ये काम करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी तो चतुर निकली दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, सिंडिकेट यानी कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का ग्रुप या समूह था सिंडिकेट। ठीक है, चलो ये भी याद रखें अच्छे से। निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करें। और दोस्तों मैंने स्पष्ट करना पड़ेगी। देखिए, आसियान, भारत पाक विभाजन परिणाम, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक। अब यार थोड़ा तो थे खुद ही कर लीजिए यार अच्छे से। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना दोस्तों। क्या मैं बता दूं यार फिर, मैंने बताया होगा। चलो देखो, आसियान में आपको लिखना कि जो आसियान की स्थापना है वो कब होती है? 1967 में। कब होती है आसियान की स्थापना? 1967 में। अगर पूछिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। आसियान की स्थापना 1967 में। पूछिए आसियान में बताओ, आसियान का प्रमुख उद्देश्य क्या? आसियान का उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, आर्थिक जो विकास है उसको तेज करना। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, इसके अलावा कानून और शासन को सुधारना। ये किसका कार्य है, किसका उद्देश्य है? इसी का तो उद्देश्य है आसियान का। और इसके प्रमुख, जैसे हमें पूछा जाता है कि आसियान के कितने स्तंभ है, तो आसियान के 3 स्तंभ है दोस्तों। एक तो है आसियान सुरक्षा समुदाय, एक है आसियान आर्थिक समुदाय, और एक है दोस्तों आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो 3 इसके स्तंभ है, ये भी याद रखियो।
भारत पाक विभाजन। अब देखो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को बंटवारा हो रही, अलग अलग हो रहा, तो क्यों? सांप्रदायिक हिंसा हुई, आपस में लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, बेघर का मतलब अपने घर बार छोड़ के चले गए। तो ये प्रमुख परिणाम लिख कर वो अपन लिखनी है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ। और दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी कई क्वेश्चन यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो वही लिखना जो मैंने बताया अच्छे से। पहला प्रश्न याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका भारत सदस्य 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कुल 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीलता परिषद। तो इस तरीके से इनके 6 अंग है सुरक्षा परिषद के, ये भी आप याद रखना। और क्या कार्य है? यही है। तो ये लीग ऑफ नेशन का ये उत्तराधिकारी भी था। अब देखो विश्व बैंक, विश्व बैंक में आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। चलो, इसके बाद देखो मार्शल योजना। प्रश्न पूछा जाएगा मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना, तो याद रखना मार्शल योजना, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्लान बनाया, यानी पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी सहायता की दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं मार्शल योजना, याद रखें, ठीक है। मार्शल प्लान भी लिखा मिलता है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? अब देखो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में आपको लिखना कि हिंसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए, न्याय युद्ध होना चाहिए, युद्ध उचित कारणों के लिए होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, दूसरों के जनसंघर्ष से बचाने के लिए होना चाहिए, हथियारों पर नियंत्रण किया जाए। ये प्रमुख सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हैं। तो इस प्रकार से ये हमने सभी क्वेश्चन देखे दोस्तों। तो आप सभी मेरी मैराथन क्लास को टाइम पर अटेंड करते रहना, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये दे रखे, अगर आप सीरीज या नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।